हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर चोन। आज के वीडियो में हम वुमेन्स राइटिंग इन इंडिया 600 BC टू द प्रेजेंट जो कि सुशी थारू और के ललिता की काफ़ी फेमस वर्क है ना, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में जो हम इंट्रोडक्शन और उसके बाद ऑथर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद वॉल्यूम 1, इस बुक का जो वॉल्यूम 1 है के बारे में डिस्कस किए हैं कि वॉल्यूम 1 में क्या क्या चीज़ों के बारे में बात की गई है। फिर थीम्स को डिस्कस किए हुए हैं। थीम्स के बाद ना वॉल्यूम 1 का जो इंट्रोडक्शन, अगर एग्जाम में स्पेसिफिक आपको आ जाए कि वॉल्यूम 1 के इंट्रोडक्शन के बारे में लिखिए, तो उसको भी 1.5 पेज में डिस्कस किया और सबसे एंड में कंक्लूजन डिस्कस किए हुए हैं। तो मेनली ये 6 पॉइंट को डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपको समझ में आ जाता है ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो का पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन को देखेंगे। वुमेन्स राइटिंग इन इंडिया 600 BC टू द प्रेजेंट इज ए बुक। तो वही हो गया, वुमेन्स राइटिंग इन इंडिया 600 BC टू द प्रेजेंट एक बुक है दैट शोकेस, जो कि हम लोग को शोकेस इट मीन्स प्रदर्शन करता है, दिखाता है द राइटिंग ऑफ वुमेन इन इंडिया थ्रू आउट हिस्ट्री। मतलब इंडियन हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में जितनी भी वुमेन राइटर आई ना, उनकी राइटिंग्स के बारे में इस बुक में बात की गई है। दिस बुक इज रिटन बाय 2 ग्रेट इंडियन वुमेन राइटर। इस बुक को 2 महान इंडियन वुमेन राइटर के द्वारा लिखा गया है। राइटर, फिलोसोफर एंड वुमेन एक्टिविस्ट। वुमेन एक्टिविस्ट इट मीन्स वुमेन कार्यकर्ता जो वुमेन के लिए वर्क करे। ठीक है, वुमेन के मतलब होता है ना कि उत्थान के लिए वर्क करे। तो वुमेन एक्टिविस्ट सुशी थारू एंड के ललिता के द्वारा लिखा गया। दिस बुक इज द 2 पार्ट एंथोलॉजी। यह बुक जो है 2 पार्ट एंथोलॉजी में लिखा गया है। एंथोलॉजी क्या होता है ना, कि एक कलेक्शन होता है बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स का। तो ये भी एक तरह से कलेक्शन है लिटरेरी वर्क्स का, जो हम लोग का प्रेजेंट वर्क है। तो इस बुक को 2 पार्ट्स एंथोलॉजी में लिखा गया। इट सेट्स द स्टेज फॉर एक्सप्लोरिंग। यह ना एक तरह से स्टेज तैयार करता है, एक मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक मंच तैयार करता है फॉर एक्सप्लोरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन राइटर। एक्सप्लोर इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं खोज करता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन राइटर, कि वुमेन राइटर का कितना योगदान रहा। एंड एम्फेसाइजेस, और इस चीज़ की व्याख्या करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग देयर वॉइसेज इन द लिटरेरी लैंडस्केप, कि कितना इंपॉर्टेंट है वुमेन राइटर्स के योगदान को, मतलब एक तो वुमेन्स राइटर के योगदान की खोज करना, और कितना महत्वपूर्ण है कि उनके वॉइसेज यानी उनके वर्क्स को लिटरेरी लैंडस्केप में, मतलब साहित्यिक वर्क जितना भी है उसको मतलब हाईलाइट करना। तो मेनली इस चीज़ के बारे में इस बुक में बात किया गया है। द फर्स्ट वॉल्यूम कवर्स द पीरियड फ्रॉम 600 BC टू द अर्ली 20th सेंचुरी। और जो पहला वॉल्यूम है ना, 2 वॉल्यूम में बुक को लिखा गया। तो उस पहले वॉल्यूम में 600 BC से अर्ली 20th सेंचुरी तक के बारे में बात किया गया एंड अरेंज्ड इन डिफरेंट सेक्शन। और इसी पीरियड को 600 BC से लेकर अर्ली 20th सेंचुरी के पीरियड को अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है। अब अबाउट ऑथर है, ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। एज वी नो दैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं, द बुक इज रिटन बाय सुशी थारू एंड के ललिता। बुक जो है सुशी थारू और के ललिता के द्वारा लिखा गया है। सुशी थारू इज एन इंडियन राइटर, एक इंडियन राइटर रहती है, पब्लिशर रहती है, प्रोफेसर भी रहती है और वुमेन एक्टिविस्ट भी रहती है। सी हैज़ पब्लिश्ड 6 बुक्स। वह 6 बुक पब्लिश कर रखी है, इंक्लूडिंग जिसमें कि शामिल है द वेल नोन 2 वॉल्यूम एंथोलॉजी वुमेन राइटिंग इन इंडिया, जिसमें कि ये हम लोग का प्रेजेंट वर्क शामिल है। उसके बाद के ललिता इज ए रिसर्चर। के ललिता जो एक रिसर्चर रहती है, एडिटर रहती है एंड ऑथर इन तेलुगु एंड इंग्लिश, और ऑथर भी रहती है जो कि तेलुगु और इंग्लिश में भी लिखती है। एमंग हर लिटरेरी करियर, उनकी साहित्यिक करियर में सी राइट्स मैनी बुक्स, ढेर सारा बुक लिख रखी है, सच है जैसे कि वुमेन्स राइटिंग इन इंडिया जो प्रेजेंट वर्क है हम लोग का, वी आर मेकिंग हिस्ट्री, और उसके बाद रप्चर, लॉस्ट एंड लिविंग, ये वर्क भी उनका है। अब ये हो गया। अब है 3rd सेक्शन, एनालिसिस ऑफ द वॉल्यूम 1, की स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 के बारे में पूछ रहे हैं तो आप ये लिख सकते हो। द बुक वुमेन्स राइटिंग इन इंडिया 600 BC टू द प्रेजेंट डिस्क्राइब्स ए रिच एंड वेरिड पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन वुमेन्स लाइव्स। तो बुक जो है वो डिस्क्राइब करता है, व्याख्या करता है, ए रिच, एक इट मीन्स एक बड़े पैमाने पे या बहुत बड़ी मात्रा में, वेरिड इट मीन्स विभिन्न पोर्ट्रेट दिखाता है वुमेन्स के लाइफ का, औरतों के जीवन का एक तरह से चित्रण करता है ओवर द सेंचुरीज, मतलब सदियों से इंडिया में औरतों की क्या कंडीशन रही है उसको चित्रित करता है बुक। इट प्रोवाइड्स, यह हमें प्रोवाइड करता है सोशल, या इट मीन्स सामाजिक, पॉलिटिकल इट मीन्स राजनीतिक एंड रिलीजियस, धार्मिक फोर्सेज इट मीन्स धार्मिक ताकतें, दैट हैव शेप्ड वुमेन्स एक्सपीरियंस, जिससे क्या हुआ, जिससे वुमेन्स के एक्सपीरियंस, वुमेन के अनुभवों को शेप्ड इट मीन्स आकार मिला है। द बुक ऑल्सो रिवील द रेजिलियंस एंड क्रिएटिविटी ऑफ इंडियन वुमेन। बुक साथ ही साथ क्या करता है, रिवील इट मीन्स प्रकट करता है, रेजिलियंस इट मीन्स हम बोल सकते हैं
फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है कि किस तरह से इंडियन वुमेन जो है किसी भी सर्कमस्टेंसेज में खुद को ढाल लेती है। एंड क्रिएटिविटी इट मीन्स रचनात्मकता दिखाता है इंडियन वुमेन की, हु हैव फाउंड वेज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, जो कि तरीका निकाल लेती है खुद को एक्सप्रेस करने का। एंड टू चैलेंज द स्टेटस को, और ही साथ साथ स्टेटस को इट मीन्स वर्तमान स्थिति को चैलेंज करने के लिए किस तरीके से एक रास्ता निकाल लेती है। द ऑथर सो दैट, ऑथर जो है यहाँ पे दिखाती है दैट इमर्ज फ्रॉम द एंथोलॉजी इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, मतलब इस एंथोलॉजी में एजुकेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात किया फॉर वुमेन की, वुमेन के लिए एजुकेशन जो है वो कितना इंपॉर्टेंस है। मैनी ऑफ द राइटर्स इन एंथोलॉजी, और ढेर सारे जो राइटर्स है इस एंथोलॉजी में, स्ट्रेसेस द नीड फॉर वुमेन टू बी एजुकेटेड इन ऑर्डर टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल। इस बात पे स्ट्रेस देते हैं, जोर देते हैं कि कितना ज़रूरी है वुमेन के लिए एजुकेटेड होना, ऑर्डर टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल, ताकि जो वुमेन है ना अपना पूरा पोटेंशियल इट मीन्स पूर्ण सक्षमता प्राप्त कर सके, पूरा मतलब उसको मतलब एक तरह से एज ए ह्यूमन बीइंग पूरा अधिकार प्राप्त हो। तो इसलिए कितना ज़रूरी है एक औरत को एजुकेट करना। दे आर्ग्यू दैट, वे तर्क देते हैं कि एजुकेशन विल हेल्प वुमेन टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट। वो मतलब यहाँ मेनली जो इसमें तो वुमेन के बारे में बात किया गया, तो इस वर्क में जो है ऑथर जो है तर्क देती है कि एजुकेशन जो होता है ना वुमेन का हेल्प करता है और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने में, टू पार्टिसिपेट मोर फुली इन सोसाइटी, और सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाती है। एंड टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स, और अपने लाइफ्स इट मीन्स जीवन को भी इम्प्रूव कर पाती है। ऐसे अगर वुमेन एजुकेट नहीं होगी तो क्या होगा, मेनली उसका जो है घर में कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर वुमेन एजुकेट होती है तो उसका सोसाइटी में भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा और बहुत ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट फील कर पाएगी। अब आगे द एंथोलॉजी इज अबाउट द स्ट्रगल फॉर वुमेन राइट, और इस एंथोलॉजी में वुमेन्स राइट यानी वुमेन अधिकारों के स्ट्रगल के बारे में बात किया गया है। मैनी ऑफ द राइटर्स इन द एंथोलॉजी, और इस एंथोलॉजी में जो ढेर सारे राइटर्स हैं लिखते हैं अबाउट द नीड ऑफ इनडिस्क्रिमिनेशन, कि कितना ज़रूरी है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, क्या वुमेन को लेके जो भेदभाव किया जा रहा है उसको ख़त्म करना कितना आवश्यक है। टू इम्प्रूव देयर लीगल स्टेटस, उनके लीगल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए। एंड टू गेन एक्सेस ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, और उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आर्थिक रूप से मौका मिले या आर्थिक रूप से वो कुछ कर पाएँ, सक्सेस मिले, तो कितना ज़रूरी है इस वजह से कि ये भेदभाव खत्म करना। दे आर्ग्यू दैट, वे आगे तर्क देते हैं कि वुमेन्स राइट आर ह्यूमन राइट, कि वुमेन का जो अधिकार है वो ह्यूमन राइट है, इंसान का अधिकार है, मतलब वो मिलना ही चाहिए, जो इंसान का जो अधिकार है वो तो उसको मिलना ही चाहिए। एंड दैट ऑल वुमेन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, और ये मतलब डिजर्व करती है सारी औरतें कि उसको क्या किया जाए, उनके साथ ट्रीट किया जाए, बर्ताव किया जाए, डिग्निटी इट मीन्स नम्रता के साथ, एक तरह से मर्यादा के साथ, एंड रिस्पेक्ट इट मीन्स उनका आदर किया जाए, सारी औरतें ये चीज़ रिजर्व करती है। इट ऑफर ए ग्लिम्स इनटू द लाइफ्स ऑफ वुमेन, यह हम लोग को एक झलक भी देता है वुमेन्स के लाइफ का, जीवन का। हु हैव फेस्ड मैनी चैलेंजेस, जो कि ढेर सारा चैलेंजेस फेस कर रखी है, बट नेवर गिव अप होप, लेकिन कभी अपना होप नहीं खोती, आशा नहीं खोती, मतलब ऐसी औरतों के बारे में भी इस बुक में बात किया गया है। द एंथोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, इस एंथोलॉजी को 4 सेक्शन में बांटा गया है। पहला है अर्ली राइटिंग्स, द 19th सेंचुरी, द अर्ली 20th सेंचुरी और द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है, अब इन चारों सेंचुरी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं गए हैं। The first section includes works from the Sanskrit and Prakrit tradition as well as from the Tamil and Telugu language। तो फर्स्ट सेक्शन जो है अर्ली राइटिंग जो है उसमें ना संस्कृत और प्रकृत दोनों राइटिंग्स के बारे में बात किया गया है। एंड फ्रॉम एज वेल एज फ्रॉम द तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेज, और तमिल और तेलुगु स्टार्टिंग में जिस लैंग्वेज में वर्क लिखा जाता था तो उन सारे लैंग्वेज संस्कृत, प्रकृत और उसके बाद तेलुगु, तमिल, ये सारे लैंग्वेजेस के वर्क्स को शामिल किया गया है पहले वाले सेक्शन में। द सेकेंड फोकसेज ऑन द 19th सेंचुरी, सेकेंड जो है वो 19th सेंचुरी पे फोकस करता है। ए टाइम ऑफ ग्रेट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज इन इंडिया, जिस टाइम क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सोशल, सामाजिक और पॉलिटिकल इट मीन्स राजनीतिक रूप से इंडिया में, भारत में बदलाव आया। द थर्ड सेक्शन कवर्स द अर्ली 20th सेंचुरी, थर्ड सेक्शन जो अर्ली 20th सेंचुरी को कवर करता है। ए पीरियड ऑफ इंक्रीजिंग नेशनलिज्म, जिस टाइम बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म इट मीन्स राष्ट्रीयता की भावना में बहुत ज़्यादा बढ़ावा आया। एंड वुमेन्स एक्टिविज्म, और वुमेन में भी बहुत ज़्यादा सक्रियता आई, मतलब एक तरह से वुमेन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई। द फोर्थ सेक्शन और जो चौथा सेक्शन है ब्रिंग्स टुगेदर वर्क्स फ्रॉम द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब वही लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी के वर्क को शामिल किया गया आखिरी सेक्शन में। ए टाइम ऑफ ग्रेट लिटरेरी एंड कल्चरल फर्मेंट, जो टाइम है एक बहुत बड़े साहित्यिक और पारंपरिक फर्मेंट का, उफान का, मतलब एक साहित्यिक रूप से और पारंपरिक रूप से इस टाइम जो है
वर्क्स में, कल्चरल और लिटरेरी वर्क में बहुत बड़ा उफान आया, ठीक है। अब आगे द एंथोलॉजी इंक्लूड्स ए वाइड रेंज ऑफ राइटिंग। एंथोलॉजी में ढेर सारा मतलब अलग अलग तरह का राइटिंग शामिल किया गया है। फ्रॉम द रिलीजियस एंड फिलोसफिकल, मतलब रिलीजियस से लेके फिलोसफिकल तक, टू द इरोटिक एंड द पॉलिटिकल, और साथ ही साथ इरोटिक इट मीन्स कामुक से लेकर पॉलिटिकल इट मीन्स राजनीतिक, सारे तरह के वर्क्स के बारे में, सारे तरह के राइटिंग्स के बारे में बात किया गया। मतलब रिलीजियस राइटिंग भी इसमें शामिल किया गया, फिलोसफिकल भी, इरोटिक भी और पॉलिटिकल भी। द वर्क्स आर डाइवर्स इन टर्म ऑफ देयर सब्जेक्ट, स्टाइल एंड टोन। जो वर्क्स है मतलब काम है, अपने विषय, शैली और टोन के आधार की दृष्टि से ना बहुत मतलब विविध है। ढेर सारे वर्क्स को शामिल किया गया अगर हम विषय की बात करें, स्टाइल की बात करें और टोन की बात करें तो। सम ऑफ द वर्क्स आर लिरिकल, कुछ वर्क्स जो है इसमें लिरिकल है, एंड इवोकेटिव है। इवोकेटिव इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से एक्सप्रेसिव हैं, या जिससे किसी का ना विचार बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, तो वैसे वर्क्स को भी शामिल किया गया। वाइल अदर्स आर मोर डिडेक्टिक और पॉलेमिकल, और जो दूसरे वर्क्स हैं जो डिडेक्टिक है, डिडेक्टिक इट मीन्स कहीं ना कहीं उनसे हम लोग को कुछ सीखने को मिलता है, शिक्षात्मक है, और पॉलेमिकल इट मीन्स और उपदेशात्मक वर्क्स को भी शामिल किया गया है। सम ऑफ द वर्क्स आर ह्यूमरस, कुछ वर्क्स जो है इसमें ह्यूमरस हैं, एंड वाइल अदर्स आर डीपली सीरियस, और वहीं दूसरी ओर जो वर्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस वर्क्स भी इसमें शामिल किया गया है। इट ऑल्सो ऑफर ए ग्लिम्स इनटू द लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन वुमेन, साथ ही साथ ये हम लोग को एक झलक दिखाता है एक्सपीरियंस, इट मीन्स इंडियन वुमेन्स का जो है ना क्या एक्सपीरियंस रहा है उनके जीवन का, वो भी उसकी भी झलक दिखाता है। ओवर द सेंचुरीज, सदियों से मतलब जो इंडियन वुमेन्स के एक्सपीरियंस में जो बदलाव आया है, तो उसकी भी एक झलक दिखाता है यह बुक। द वर्क्स इन द एंथोलॉजी, और जो वर्क है इस एंथोलॉजी में, स्पीक्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर, वह इंडियन कल्चर की डाइवर्सिटी इट मीन्स विभिन्नताओं के बारे में भी बात करता है, एंड द रेजिलियंस ऑफ इंडियन वुमेन, और इंडियन वुमेन के रेजिलियंस इट मीन्स फिर से फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करता है कि वो किस तरह से किसी भी सिचुएशन में फिक्स हो जाती हैं और किस तरह से किसी भी सिचुएशन से ऊपर उठती हैं, तो ये भी दिखाया गया है। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द की थीम्स दैट इमर्ज फ्रॉम द एंथोलॉजी। कुछ की थीम्स यानी विषय है जिसके बारे में इस एंथोलॉजी में बात किया गया, वो हम डिस्कस किए हुए। द स्ट्रगल फॉर वुमेन्स राइट, मतलब वुमेन को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। मैनी ऑफ द वर्क्स इन द एंथोलॉजी, इस एंथोलॉजी में जो ढेर सारे वर्क्स हैं, डील विद द स्ट्रगल फॉर वुमेन्स राइट, वुमेन के अधिकारों से संबंधित है। दिस वर्क्स एड्रेसेस इशूज सच एज, इन वर्क्स में जो है कुछ इशूज, मुद्दों के बारे में बात की, जैसे कि द राइट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के अधिकार के बारे में, द राइट ऑफ द वर्क, काम करने के अधिकार के बारे में, एंड द राइट ऑफ द इक्वालिटी, और बराबरी का अधिकार के बारे में बात की गई है। आगे द इम्पॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, वुमेन के लिए एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है इस विषय में भी इसमें बात किया गया है। मैनी ऑफ द वर्क्स इन एंथोलॉजी, इस एंथोलॉजी में जो ढेर सारा वर्क्स है, हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, ये भी हाईलाइट करता है, इसमें प्रकाश डालता है कि वुमेन के लिए एजुकेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दिस वर्क्स आर्ग्यू दैट, ये वर्क्स मतलब ये तर्क देते हैं कि एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट, कि वुमेन एम्पावरमेंट यानी वुमेन के उत्थान के लिए, वुमेन को आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, एंड फॉर देयर एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, और उनकी इस एबिलिटी के लिए कि इस योग बनाया जाए कि वो अपना योगदान दे सके सोसाइटी में मेल के बराबर ही, तो इस वजह से बताया गया कि वुमेन के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आगे द नीड फॉर सोशल रिफॉर्म, मतलब सामाजिक बदलाव कितना ज़रूरी है, इस बारे में भी बात की गई है इस एंथोलॉजी में। मैनी ऑफ द वर्क्स इन एंथोलॉजी, इस एंथोलॉजी में भी जो ढेर सारे वर्क्स हैं, कॉल फॉर सोशल रिफॉर्म, वो सारा ना सोशल रिफॉर्म इट मीन्स एक तरह से सामाजिक बदलाव के बारे में बात करते हैं, सामाजिक सुधार के बारे में बात करते हैं। दिस वर्क्स एड्रेसेस इशूज, इन वर्क्स में इन सारे मुद्दों के बारे में, जैसे कि चाइल्ड मैरिज के बारे में बात किया गया है, बाल विवाह के बारे में, जो कि लगभग अब तो खत्म ही हो गया है, या कहीं कहीं पे कुछ एरिया में अभी भी बाकी है कि ये मतलब वही 15-16 साल में शादी हो जाता है, अभी भी बहुत जगह पे है, बट मतलब 50-50% है कि कम हुआ है। डाउरी, दहेज तो पहले के मुकाबले मेनली बढ़ गया 90%, तो ये तो खत्म अभी भी नहीं हुआ है। एंड सती तो पूरी तरह से लगभग खत्म हो गया। तो इन सारे मुद्दों के बारे में बात किया गया था इस बुक में। अब द पावर ऑफ रिटन वर्ड्स, और रिटन वर्ड्स की पावर के बारे में कि लिखना कितना इंपॉर्टेंस है, इस बारे में भी बात की गई है इस वर्क में। मैनी ऑफ द वर्क्स इन द एंथोलॉजी, ढेर सारा जो वर्क्स है इन एंथोलॉजी में, सेलिब्रेट द पावर ऑफ द रिटन वर्ड्स, वो बताता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिटन वर्ड का, कि मतलब जो लिखा हुआ वर्ड है ना उसका कितना ज़्यादा मतलब पावर होता है, उसमें कितनी ज़्यादा शक्ति होती है। दिस वर्क्स आर्ग्यू दैट, ये वर्क तक देते हैं कि राइटिंग कैन बी यूज टू चैलेंज इनजस्टिस, की राइटिंग का यूज़ किया जाता है, लेखन का इनजस्टिस अन्याय को चैलेंज करने के लिए। टू रेज अवेयरनेस इट मीन्स जागरूकता फैलाने के लिए, एंड टू क्रिएट चेंज, और एक बदलाव लाने के लिए राइटिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है।
ये हो गया, थीम्स हो गया। अब आखिरी का 2 पेज बचा हुआ है। आगे है एनालिसिस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे। एसे के इंट्रोडक्शन को हम एनालाइज किए हुए हैं, ठीक है। अगर स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन है पूछ दे कि इस एसे के इंट्रोडक्शन को डिस्कस कीजिए, इस एसे के इंट्रोडक्शन में क्या बात किया गया है, तब आपको ये डिस्कस करना है, वरना नोट्स आप यहीं पे खत्म कर सकते हो, इसके बाद डायरेक्ट कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पूछेगा तभी आपको लिखना है। ये 1.5 पेज में है मेनली। इंट्रोडक्शन में भी मेनली मतलब किसी भी वर्क्स के इंट्रोडक्शन में क्या दिखाया जाता है कि उस वर्क में क्या क्या चीज़ डिस्कस किया गया है, मेनली इसी का अनुमान एक दे दिया जाता है कि आगे आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा। फिर सबसे अंत में कंक्लूजन है, जो कि इसके बाद नोट्स खत्म हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग एनालिसिस इंट्रोडक्शन का। द इंट्रोडक्शन इन वॉल्यूम 1 का जो इंट्रोडक्शन है, सेट्स द स्टेज फॉर अंडरस्टैंडिंग। फिर से ये एक स्टेज तैयार करता है समझने के लिए। द सोशल मतलब सामाजिक, कल्चरल इट मीन्स पारंपरिक, और पॉलिटिकल इट मीन्स राजनीतिक फैक्टर्स को दैट हैव शेप्ड वुमेन्स राइटिंग, जो कि एक आकार देते हैं वुमेन्स राइटिंग को इन इंडिया थ्रू आउट हिस्ट्री। मतलब इंडिया की वुमेन्स राइटिंग को जो आकार देते हैं पूरे इतिहास में, ठीक है। मतलब किस किस कौन कौन सा ऐसा सामाजिक, कल्चरल या पॉलिटिकल फैक्टर रहा जिससे वुमेन्स जो है एक्सपीरियंस लेके इंस्पायर्ड होकर राइटिंग लिखी हुई है। इट एक्सप्लोर, ये साथ ही साथ एक्सप्लोर करता है, छानबीन करता है द चैलेंजेस एंड रेस्ट्रिक्शन फेस्ड बाय वुमेन्स राइटर इन वेरियस पीरियड्स। मतलब सदियों से जो वुमेन्स राइटर्स को मुश्किलों का, चैलेंजेस इट मीन्स मुश्किलों का, रेस्ट्रिक्शन इट मीन्स प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में भी इसमें बात की गई है। द ऑथर इम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग। ऑथर फिर से इम्फेसाइज इट मीन्स व्याख्या करते हैं कि कितना ज़्यादा रिकॉग्नाइजिंग करना यानी पहचानना इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। द एंड सेलिब्रेटिंग वुमेन्स वॉइसेस इन इंडियन लिटरेचर, की इंडियन लिटरेचर में वुमेन्स का जो वॉइसेस मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जो उनका वर्क है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको पहचानना, उसको सेलिब्रेट करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच हैव ऑफ्टन बीन मार्जिनलाइज्ड और ओवरलुक्ड, जिसको कि क्या हुआ ना कि हमेशा से प्राय क्या किया गया, मार्जिनलाइज्ड इट मीन्स कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया है, ओवरलुक्ड और फिर कम इंपॉर्टेंस दिया गया है मेल के मुकाबले। अब है थारू एंड ललिता डेल्व। फिर से डेल्व इट मीन्स हो जाता है एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब उलट पुलट करके कुछ खोजना, तो उस तरह से थारू ललिता जो है छानबीन करती है इनटू द रिच लेगेसी। रिच इट मीन्स समृद्ध लेगेसी, वसीयत ऑफ वुमेन्स राइटिंग, वुमेन्स राइटिंग की समृद्ध वसीयत की, स्टार्टिंग फ्रॉम द वैदिक पीरियड, जो कि वैदिक पीरियड 600 से स्टार्ट होके, BC से स्टार्ट होके कंटिन्यूइंग अप टू द मॉडर्न एरा। मतलब ये सारा जो इस टाइम 600 BC से लेके मॉडर्न एरा तक जो भी फीमेल्स राइटर्स के द्वारा वर्क लिखा गया, तो उन सारे वर्क्स की छानबीन करती है, उन सारे वर्क्स को पूरा उथल पुथल करके देखती है। दे एग्जामिन द डिफरेंट लिटरेरी जॉनरा, वो एग्जामिन इट मीन्स जांच करती हैं, निरीक्षण करती हैं अलग अलग लिटरेरी साहित्यिक शैली के एम्प्लॉयड बाय वुमेन, जो कि वुमेन्स के द्वारा लाया गया, लिखा गया, राइटर्स, वुमेन राइटर्स के साथ, जैसे कि पोइट्री, फिक्शन, ऑटोबायोग्राफी एंड एसेज का एनालाइज और उसका विश्लेषण करती है। द थीम्स एंड मोटिव्स की, उसका क्या विषय है, मोटिव्स यानी उसका क्या मेन विचार है, दैट इमर्ज फ्रॉम देयर वर्क्स, मतलब उनके वर्क्स का जो क्या मेन विचार है, किस विषय पे वर्क्स लिखा गया ना, इस चीज़ पे जो है ऑथर ध्यान देती है। द इंट्रोडक्शन ऑल्सो डेल्व्स इनटू इंटरसेक्शनलिटी ऑफ वुमेन एक्सपीरियंस। इंट्रोडक्शन में साथ ही साथ डेल्व्स इट मीन्स बात किया गया है, मतलब उसमें बड़े डीप तरीके से दिखाया गया है इंटरसेक्शनलिटी के बारे में। इंटरसेक्शनलिटी क्या होता है ना, मतलब एक तरह से वुमेन को जब समाज में क्लास के आधार पर, कास्ट के आधार पर या फिर जेंडर इक्वालिटी के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, भेदभाव झेलना पड़ता है, तो उस एक्सपीरियंस को भी दिखाया गया इंट्रोडक्शन में। कंसिडरिंग, ये ध्यान में रखते हैं कि हाउ फैक्टर्स लाइक, कि कैसे जो फैक्टर्स हैं, कारण हैं, कास्ट, क्लास, रीजनल आइडेंटिटीज यानी क्षेत्रीय पहचान, हैव इन्फ्लुएंस देयर राइटिंग, मतलब उनके राइटिंग पे इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव रहा। अब आगे है फर्दर मोर, आगे थारू एंड ललिता एक्सप्लोर्स द इवोल्यूशन ऑफ फेमिनिस्ट थॉट, फेमिनिस्ट थॉट्स के इवोल्यूशन के बारे में भी बात करती है, उसकी भी छानबीन करती है। एंड एक्टिविज्म, और फेमिनिस्ट एक्टिविज्म के बारे में भी इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वुमेन्स राइटिंग, और इसका क्या पड़ा, इट्स फेमिनिस्ट एक्टिविटी का, फेमिनिस्ट थॉट्स का, नारीवादी विचार का क्या प्रभाव पड़ा वुमेन के राइटिंग पे, इसके बारे में बात करती है। दे एग्जामिन्स, साथ ही साथ वे निरीक्षण करती है, द वर्क्स ऑफ नोटेबल फेमिनिस्ट राइटर्स, जो प्रमुख फेमिनिस्ट राइटर्स हैं उनके वर्क का, एंड थिंकर्स का, हु हैव चैलेंज पैट्रियार्कल नॉर्म्स, जो कि चैलेंज कर रखी है पैट्रियार्कल मतलब पितृसत्तात्मक नियमों को, एंड फाउट फॉर जेंडर इक्वालिटी, जो लड़ रखी है जेंडर इक्वालिटी के लिए, मतलब वही लड़का लड़की में कोई अंतर ना किया जाए, हर तरीके से जिस तरह से लड़की को अधिकार प्राप्त है लड़की को भी अधिकार मिले, तो जो इस चीज़ के बारे में बात कर रखी है ना, तो उस वर्क्स को भी एग्जामिन
करती हैं जो ऑथर है। द इंट्रोडक्शन सेट्स लाइट ऑन द डाइवर्स आइडियोलॉजी। इंट्रोडक्शन जो है सेट्स इट लाइट मतलब प्रकाश डालता है विविध आइडियोलॉजी, इट मीन्स विविध विचारधाराओं पे एंड अप्रोचेस एंड और दृष्टिकोण पे विद इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट, नारीवादी आंदोलन के भीतर, शोकेसिंग द वाइड रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव एंड कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडियन राइटर्स। मतलब ये क्या करता है इंट्रोडक्शन में, मतलब पहले तो इस विविध विचारधाराओं पर भी प्रकाश डाला गया है, दृष्टिकोणों पे प्रकाश डाला गया है, और साथ ही साथ नारीवादी आंदोलन के भीतर जो भारतीय महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन रहा, योगदान रहा, पर्सपेक्टिव रहा, इट मीन्स एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं जो दृष्टिकोण रहा, उसके बारे में भी मतलब उसको भी शोकेस करवाया गया है इंट्रोडक्शन में उस चीज़ों पे भी प्रकाश डाला गया है। थारू एंड ललिता एम टू रिक्लेम, थारू और ललिता जो है उनका उद्देश्य है कि वो पुनः प्राप्त करे एंड शोकेस करे, प्रदर्शित करे द लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडियन वुमेन राइटर्स के, इंडियन भारतीय जो वुमेन लेखिका है उनके लिटरेरी हेरिटेज को, मतलब साहित्यिक विरासत को एक तरह से दिखाए, मतलब जो हिस्ट्री में जो वर्क लिखा गया ना वो सारा कुछ को वैल्यू मिले, इंपॉर्टेंस मिले, जैसे मेल के वर्क्स को इंपॉर्टेंस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन में जो जो कहा गया उसको हम नॉर्मली एक मतलब एनालाइज के रूप में डिस्कस कर चुके हैं कि वॉल्यूम 1 के इंट्रोडक्शन में क्या डिस्कस किया गया। अब आखिर में कंक्लूजन है, कंक्लूजन हम बताएं कि इंट्रोडक्शन वाला ये वाला तभी डिस्कस करना है, स्पेशली जब आपको इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि लिखना है, उसके बाद कंक्लूजन वाला सेक्शन कोई भी आंसर लिखो इस वर्क से रिलेटेड, उसमें कंक्लूजन डाल सकते हो। दस द इंट्रोडक्शन, यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन लिखे बट आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, डायरेक्ट बुक के बारे में लिखना। अगर आप इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं लिख रहे हो, जो इंट्रोडक्शन है वुमेन राइटिंग इन इंडिया 600 BC टू द प्रेजेंट्स, तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो 10 द वुमेन राइटिंग इन इंडिया 600 BC टू द प्रेजेंट्स, ये डायरेक्ट लिख सकते हो अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं डिस्कस कर रहे हो। प्रोवाइड अस ए सॉलिड फाउंडेशन, या एक हम लोग को एक ड्रिड, एक फाउंडेशन, एक नींव प्रदान करता है फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, एंड अप्रिशिएटिंग और अप्रिशिएट करने के लिए, तारीफ करने के लिए, द डाइवर्स एंड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, जो डाइवर्स इट मीन्स जो इतना बड़ा, इतना विविध कंट्रीब्यूशन रहा, महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन, योगदान रहा ऑफ वुमेन्स राइटर्स थ्रू आउट इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री। तो इंडियन साहित्यिक हिस्ट्री, इंडिया के साहित्यिक इतिहास में जो वुमेन्स का योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा, उसको समझने में हेल्प करता है, उसके महत्वपूर्णता को समझने में हेल्प करता है। दिस ऑफर ए वैल्यूबल ओवरव्यू, साथ ही साथ ये हम लोग को एक वैल्यूबल मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं मूल्यवान ओवरव्यू, अवलोकन प्रदान करता है ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स राइटिंग इन इंडिया, भारत में महिलाओं के लेखन के इतिहास को लेकर। द राइटर्स रिप्रेजेंटेड इन द एंथोलॉजी, इस एंथोलॉजी में जिन जिन राइटर्स के बारे में बात किया गया है, कम फ्रॉम ऑल इंडिया, वो राइटर्स जो है पूरे इंडिया के राइटर्स हैं, एंड राइट इन ए, और वो सारी राइटर्स जो हैं वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में लिखती थी, मतलब ढेर सारे राइटर्स के बारे में बात किया गया है इस बुक्स में। सो नाउ वी कैन से दैट, तो सो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि थ्रू दिस एसे, कि इस एसे के जरिए सुशी थारू एंड के ललिता जो है डिस्क्राइब द लाइव्स, मतलब जीवन को दिखाती है, एंड एक्सपीरियंस इट मीन्स अनुभवों को दिखाती है ऑफ इंडियन वुमेन राइटर्स, इंडियन वुमेन्स राइटर्स के ओवर द सेंचुरीज, मतलब सदियों से जो एक्सपीरियंस रहा है वुमेन राइटर का, महिला लेखिका जो इंडियन वुमेन राइटर है, भारतीय महिला लेखक जो है, लेखिका जो है, उनका जो एक्सपीरियंस रहा, उनका जो जीवन रहा, उनको क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स झेलना पड़ा और किस तरह से उनको कब इम्पोर्टेंस मिला, तो इन सारे चीज़ के बारे में जो मेनली ये वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये नोट्स है खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।